सार्थक, व्हाट इज सर योर रिएक्शन टुडे? आज आप कैसा लग रहा है? सरकार ने सर, एक मामले में गलती मानी और इस्तीफा लिया अपने मंत्री का। जी सर, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स की आवाज़ थी, जो स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी की आवाज़ थी, वो सरकार ने उसे सुना, सरकार ने उसे जाना और अकाउंटेबिलिटी का एक्शन लिया। जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उस पर सरकार खरी उतरी। तो ये जानकर खुशी हो रही है। ये भी जानकर अच्छा लग रहा है कि प्रोटेस्ट्स और जो भी मेथड्स हैं, जो स्टूडेंट्स अपना रहे हैं, उससे सरकार के पास हमारी आवाज़ जा रही है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। दैट वाज़ माय एंटायर रिएक्शन टुडे। जी। सार्थक, एक सवाल और फिर मैं आपको जानने दूंगा। क्या क्योंकि ये जेनजी थे, क्योंकि ये जेन अल्फा थे जो फर्स्ट टाइम वोटर बनेंगे आपके जैसे लोग, या सेकंड टाइम वोट करेंगे, चुनाव तो अपने देश में हर 6 महीने में, साल भर में किसी ना किसी राज्य में चलते रहते हैं, क्या ये लगा सिस्टम को, सरकार को, कि यूथ के साथ यूथ को एड्रेस करना जरूरी है वरना नुकसान हो जाएगा? सर, कोई भी डेमोक्रेसी में सरकार का यही काम है कि सिटीजन्स को एड्रेस करे। तो जो भी सरकार ने जो किया है वो सिटीजन्स को एड्रेस ही किया है। तो आई वुड से कि सरकार को ऐसा लगा ही होगा कि यूथ यूथ को इससे हानि पहुंच रही है। जो शिक्षा जो अभी हमारी शिक्षा प्रणाली में चल रहा था, उसे सरकार को ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि यूथ को इससे हानि होगी और सरकार ने ये कदम उठाया। यूथ को हानि होगी या सरकार को भी लॉन्ग रन में हानि हो सकती है? सरकार को अगर यूथ की चिंता होती तो 40 दिन कहां लगते इस्तीफा सर, देने? सिटीजन्स का यही काम है कि सरकार को चुने और सरकार का यही काम है कि सिटीजन्स का ध्यान दें। वेरी ट्रू, वेरी नाइसली स्पोकन। थैंक यू सो मच सार्थक, कनेक्टिंग विद मी। अब इस पैनल पे चर्चा को शुरुआत करूंगा। मेहमान मेरे साथ हैं। यशवंत देशमुख के पास जाना चाहूंगा। यशवंत और उनकी कंपनी सी वोटर लगातार सर्वे करती रहती है और मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ आंकड़ा, कुछ ना कुछ डिटेल जरूर यशवंत मेरे साथ लेकर आए होंगे। यशवंत, 3 या 4 मई को नीट का पेपर था, बंगाल चुनाव के एक दिन पहले की बात है शायद, और उस दिन लीक होता है और फिर 11 या 12 मई तक आते आते आप उसको कैंसिल कर देते हैं और 21 जून को आपको दोबारा एग्जाम कराना पड़ता है। इस बीच से लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी पे दबाव था इस्तीफे को लेकर, टीम बदलने को लेकर। इस्तीफा 25 जुलाई को हुआ, वो भी तब जबकि सड़क पर प्रोटेस्ट उतर आया। 20 जुलाई को जो देखा दिल्ली में और उसके बाद 21, 22, 23 को मुंबई में, पुणे में, इंदौर में, उसने सबको परेशान कर दिया। कितना ज्यादा गुस्सा है। क्या ये यूथ की आवाज है? आप इसके आज के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और क्या ये पहले हो सकता था? इतना डैमेज नहीं होता रेपुटेशन का? बिल्कुल पहले हो सकता था सुमित। और दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत में मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा सबसे पहले सुमित, क्योंकि कई सारे दर्शकों को ये बात नहीं पता है। वायरल हो जाते हैं कई सारे नंबर। जब 70% लोग हमारे सर्वे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वो वायरल हो गया। लेकिन वायरल होने के पहले की कहानी एक छोटी सी ये भी है कि करीब 1 हफ्ते तक उस सर्वे को लेकर के सारे मेन स्ट्रीम चैनल बैठे रहे थे, कोई इसको टेलीकास्ट नहीं कर रहा था। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि सुमित अवस्थी, आपने अपने फेसबुक लाइव पे और हमारे बरखा दत्त ने, दो लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उस सर्वे को लेके गए और उसके बाद में तड़ तड़ करके सारे चैनल्स ने फॉलो करना शुरू किया। लेकिन वो 1 हफ्ते तक जो उसके ऊपर बैठे रहे, वो उसको लेकर के मेरे मन में दुख है। दुख इस बात का है कि मीडिया का काम है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना, और अगर सर्वे के आंकड़ों में 60%, 70% धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो बात सरकार के सामने खुले तौर पर दम के साथ में डंके की चोट पर बातों को रखा जाना चाहिए था। अब सवाल यह है कि जब जंतर मंतर के प्रदर्शन के भी 1 महीने पहले हमारे पास में ये आंकड़े आ गए थे और हमने और आपने उस कार्यक्रम में इस बात को रखा, तो उसके ऊपर सरकार चिंतित क्यों नहीं हुई, या उसको उसने हल्के में लिया, या उस बात के ऊपर उतनी तरह से त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? अब ये सवाल के जवाब और तमाम चीजें मुझे, आई एम श्योर कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं वहां पर, आम आदमी पार्टी के और भाजपा के भी हैं। एक राजनीतिक लड़ाई और उसकी उठापटक अपनी तरफ चलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इतना जरूर लगता है कि जितना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस सरकार का था, जिसमें हम कहते थे कि ये सरकार चलाने वाले लोग 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, वो ये जमीन की बात को समझते हैं, जो है इनके पास में वो इंफॉर्मेशन रहती है, वो उसके ऊपर अपने आप को ठीक ढंग से। इस बार के प्रकरण में ऐसा लगा
कि कहीं वो गैप हो गया। और वो गैप शायद सुमित इस बात का हुआ, मैं बहुत बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, ये जेनजी का आंदोलन था, नो डाउट। ये सरकार और सरकार के बड़े जो नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया को अपना बहुत बड़ा हथियार पिछले 15 सालों में बनाया था और उसके ऊपर बहुत आगे थे वो अपोजिशन से। लेकिन इस आंदोलन ने इस बात को एक्सपोज किया है कि जो मिलेनियल के साथ में उनका संवाद था और जेनजी के साथ में जो संवाद है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कहीं ना कहीं उसमें उनके संवाद के तरीके और उसकी इंटेंसिटी को समझने और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई लेने में कहीं ना कहीं उनकी चूक साफ दिखाई दे रही है। एक क्विक रिएक्शन और चाहूंगा मैं आपसे यशवंत, मुझे और पैनलिस्ट के पास भी जाना है, और वो ये कि क्या आपको लगता है कि क्योंकि अभी तक 12 साल में प्रेशर में इस्तीफे की 2 ही घटना मुझे याद आती है। धर्मेंद्र प्रधान साहब के पहले एक और थी, वो एमजे अकबर साहब की थी जब मी टू का हुआ था, वरना तो वो टेनी साहब का इस्तीफा नहीं हुआ, पहलवान प्रोटेस्ट करते रहे, वहां इस्तीफा नहीं हुआ, मतलब तमाम ऐसी घटना है जो हमने देखा इन 12-13 सालों में। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अब जब ये इस्तीफा हुआ है, जब ये प्रेशर क्रिएट हुआ, सरकार को रियलाइज हुआ, प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट डाले, उनके जो कमेंट्स आए, उसके नीचे उस पर भी तमाम स्टोरीज खड़ी हुई सोशल मीडिया पर, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या अब ये पेंडोरास बॉक्स तो नहीं खुल रहा है? क्या अब और इस्तीफों का दबाव बनाएगा विपक्ष आने वाले वक्त में? देखिए, संभावना इस बात की पूरी है, क्योंकि मुंह में जब खून का स्वाद आ जाएगा विपक्ष को कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है, क्या ये विपक्ष की जीत है? ये जिस तरह सरकार को कटघरे में लेने वाली बात है, ये हो सकता है कि विपक्ष के हमारे प्रवक्ताओं को ये बात थोड़ी सी खराब लगे आज सुनने में, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि उनकी मॉरल विक्ट्री है। जेनजी अपने आप खड़ा हो जाता है, वो ज्यादा बड़े पैमाने पे आंदोलन को खड़ा कर लेता है, लेकिन विपक्ष आधिकारिक रूप से और बहुत एग्रेसिव रूप से क्या वास्तव में उससे कनेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता? ये सवाल मुझे यशवंत देशमुख या सुमित अवस्थी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, और ये बात हम आपको कोई कमतर करने के लिए या उसके लिए नहीं करना है। आज आपकी विजय का दिन है, आपको दरअसल बधाई, जेनजी को बधाई इस बात के लिए, बड़ी बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन ये डिस्कनेक्ट सरकार का जितना रहा है जेनजी के साथ में, उससे बड़ा डिस्कनेक्ट मुझे लगता है कि विपक्ष का रहा है जेनजी के साथ में। और मैं बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, इसको सोचने की और उस पर काम करने की जरूरत है। मुझ पे और आपके ऊपर चिल्लाने से नहीं होगा, क्योंकि चिल्ला के हम लोगों को कुछ भी कहने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और एक बात चलते चलते मैं और कहना चाहूंगा, भाजपा के भी हमारे पुराने मित्र बैठे हैं वहां पे, सुरेंद्र राजपूत जी तो कांग्रेस के हैं पुराने मित्र, लेकिन आरपी सिंह भी हमारे पुराने मित्र हैं। कहीं ना कहीं जेनजी के साथ में डिस्कनेक्ट वाली जो बात है, उससे ज्यादा एक बात जो शायद ध्यान देनी पड़ेगी, वो तथाकथित जो आईटी सेल है, वो तथाकथित आईटी सेल जब तक हर ऐसी बात जो सरकार को क्रिटिसिज्म लगे वो सरकार के लिए दुश्मनी में बोली गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कहीं ना कहीं भाजपा के आईटी सेल को समझना पड़ेगा। मैंने देखा है कि पिछले 2 महीने में उस संवाद में सुमित, जिस व्यक्ति ने भी इस मुद्दे के ऊपर मुखरता से उठाया है, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे सेंट्रिस्ट हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, सबको एक ही टका सिर भाजी खाजा के अंदाज में उसके ऊपर आईटी के हिस्से के जो हमले हुए वो हम सब ने देखे। तो मुझे लगता है कि ये मामला उस मामले में भी गंभीरता है। मुझे उम्मीद है कि सिंह साहब की पार्टी उसके मैं आपको मुझे पता है जाना, लेकिन और मेहमान भी मेरे साथ है, मैं इसी सवाल के साथ जाऊंगा और मेहमानों के पास भी। हर्षवर्धन जी मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, मेरे पुराने साथी हैं, और उन्हीं के साथ विजेता मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो पिछले 12-13 साल का जो सिस्टम बना, और आप भी उस सिस्टम का हिस्सा रहे, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आज जो कुछ हुआ, मुझे याद है आप कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी थी, आपने भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जबरदस्त तरीके से आलोचना की थी अभिजीत दीपके की और सीजेपी की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा मुझे आप, पर मुझे आपके कुछ बयान, कुछ किस्से याद आ रहे हैं जो आपने अलग अलग चैनल पे बोले। क्या आपको पता था कि 25 जुलाई आते आते ये इतना बड़ा हो जाएगा और मानना पड़ेगा भाई सरकार को? और अब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरी अपनी टिप्पणी में पहले बता दूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सीजेपी से भी बड़ा हो गया है, ये सीजेपी से भी हाथ से निकल चुका है। नहीं सुमित भाई, सबसे पहले तो ये कि मैं बिल्कुल इस आइडिया के ही खिलाफ था कि देश के नौजवानों को तिलचट्टा कहा जाए, और देश का नौजवान तिलचट्टा है भी नहीं। और आप अगर उसको ध्यान से देखें तो सीजेपी और इस पूरे मूवमेंट का पीक पर पहुंचना, ये दोनों पैरेलल चला है। और चूंकि हम अपने घर में अपनी बेटियों से भी बात करते हैं, दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, उनको ये जेन्युइन मुद्दे दिखे। और जो मैं मानता था
कि ये बहुत इमेच्योर लोग हैं, ये लड़के बहुत इमेच्योर हैं। और दहिया तो आज सोच ही रहा होगा विजेता कि हमको तो जब बर्गर खाने पे निकाल दिया है तो कितने मेच्योर हैं सुमित भाई, ये आप भी जरा सोचिए। लेकिन ठीक है, आज क्योंकि वो जीते हुए हैं तो आप भी आज कहेंगे कि बड़े अच्छे, बड़े मेच्योर लीडरशिप है। लेकिन जो मेच्योरिटी दिखाई अपनी मानने में, यानी आप किसी मांग को लेकर गए और उसको सरकार ने स्वीकार किया, तो उसको मानने में जो मेच्योरिटी दिखाई, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से इधर गया। लेकिन एक बात आपने नहीं बोली कि मैं शायद अकेला पत्रकार हूं देश में जिसने कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए, युवाओं से बात करना चाहिए। और प्रधानमंत्री को रात में 11:53 पर बात की उन्होंने। मैंने लगातार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में त्यागपत्र देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दिया। क्योंकि आपने जिक्र किया कि मैंने सोशल मीडिया पर जो लिखा, और मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन लोकतंत्र का ये दुखद पहलू है कि विपक्ष इसको अच्छे से लेकर आगे नहीं बढ़ सके। यही वजह थी कि 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को जो शाम को अपराधियों का अड्डा बन जाता था जंतर मंतर, जिस तरह से वहां जो लड़के लड़कियां क्या गंदी गंदी गालियां, सुमित भाई कान से खून निकल आए। हम सबके घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, जिन घरों के वो बच्चे बेटियां रहे होंगे, लड़के लड़कियां रहे होंगे, मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई भी उनको अपने साथ एसोसिएट करना चाहेगा। प्रधानमंत्री को गाली देकर उसको खुश हो जाना, उसको उत्सव मनाना, ये कौन सा, ये कॉकरोचेज रियल में कॉकरोच हो सकते हैं। और तिलचट्टा मतलब होता है गंदगी से निकलने वाला, तिलचट्टा मतलब होता है खाने की टेबल आ जाए तो खाना छोड़ देना, तिलचट्टा मतलब होता है कि जिस जगह घुस जाए वहां बेकार कर देना। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये दोनों पैरेलल चला, मुझे ऐसा लग रहा है विजेता ही आपकी बात का जवाब देंगे। विजेता यहाँ बैठे हुए हैं और वो कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े रहे, और आज भी भले उनको निकाल दिया गया हो उस बर्गर कांड के बाद, लेकिन दिल से और अपने इंटरव्यूज में आज भी वहीं खड़े हुए हैं। अब ये बात का जवाब चाहिए हमको। और जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं विजेता, क्या वहां पर गुंडों का अड्डा बन गया था जंतर मंतर पर? क्या वहां पर बदतमीजियां हो रही थी? क्या वो जो जनरेशन है उसको अपने घरों में नहीं घुसने देना चाहिए उनके माँ बाप को, जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं? सर ऑनेस्टली देखिए, आज इतना बड़ा देश है, मतलब इतना बड़ा दिन है पूरे देश के लिए जब हमने अपने लोकतंत्र को रिक्लेम किया है। तो आज मैं ज्यादा टॉक्सिसिटी के मूड में हूं नहीं, आज पूरा सेलिब्रेशन का मूड है। लेकिन खैर सर ने वो बात कही है तो जस्ट वो बताऊंगा कि देखिए 30 दिन से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, इतनी ज्यादा भीड़ थी, आपने देखा होगा। उसके बाद भी वहां पे कोई स्टैम्पीड नहीं हुई। 45 डिग्री का टेम्परेचर था, लोग एक दूसरे के ऊपर जो है पंखे से हवा कर रहे थे और तिरंगे लहरा रहे थे। और कभी हमें कहना नहीं पड़ा कि खाने के लिए आप लाइन लगाओ, खुद से लोग लाइन में लग रहे थे। कोई जो है बैनर लगा रहा था, कोई मीम बना रहा था, कोई कविताएं चल रही थी, रेवोल्यूशनरी गीत गाए जा रहे थे। अब ये सब आपको नहीं देखना, आपको कोई भाई इक्का दुक्का कोई इस टाइप के आ गए वो एलिमेंट्स देखने हैं। तो ये तो वही बात है कि जिसकी जैसी दृष्टि वो उसको देखे, तो उसमें तो क्या कर सकते हैं। वहां पे रात में औरतें भी रुकती थी, है ना, और फिर भी कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज में भी आपने देखा होगा कि लड़कियों ने, औरतों ने कहा कि यहाँ पे बहुत हमें सेफ फील होता है। बहुत ही इगैलिटेरियन स्पेस। मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो किसी कंपनी के सीईओ हैं, राइट, कंपनी के फाउंडर हैं, और ऐसे भी लोग जो कहीं पे चाय बनाते हैं और उनके दिल में भी देश के लिए ये जज्बा है कि यार मैं क्या करूं कि चलो यार मैं सबको चाय पिला देता हूं। तो इस टाइप का जब पूरा देश, मतलब सारे लोग वहां पे धर्म जाति सब कुछ छोड़ के सबके सब इकट्ठे हो रखे हैं देश के किसी कॉज के लिए। पढ़े लिखे लोग भी थे, अनपढ़ लोग भी थे, उनसे भी मैं बात करता था। तो विजेता, आपको लगता है कि जो पर्पस था कांग्रेस जनता पार्टी का वो अचीव हो गया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब सरकार इस पे चर्चा शुरू करेगी, जो बिल नया आना है, 1 महीने के अंदर दोबारा बातचीत होगी सीजेपी के, जो आज ब्रीफिंग में कहा गया दोनों पक्षों के बीच। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट नाउ फॉर सीजेपी को क्या यहाँ अबॉलिश कर देना चाहिए? क्या सीजेपी मूवमेंट या खत्म हो गया? सर देखिए, मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ, जैसे लोग पूछते थे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब बदल जाएगा, तो मैंने बार बार यही कहा है कि ये एक पहला स्टेप है। जैसे कि एक कोई कमरा हो रिफॉर्म्स का, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस कमरे का दरवाजा खोल देने जैसा है। और अब कोई उम्मीद है कि बेहतर मंत्री आएंगे। लोग ये भी कहते थे कि भाई और भी कोई ऐसा ही आ जाएगा, तो मैंने ये कहा यार ऐसा थोड़ी ना कि बीजेपी में हर कोई निकम्मा ही होगा।
कोई बेहतर लोग भी हैं बीजेपी में, तो वो आएंगे और वो सब स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। जो बीजेपी ने एक डिमांड्स का चार्टर दिया था उसको देखा जाएगा, एक्सपर्ट से नहीं, कंसल्टेशन पर होगी। सीजेपी का क्या होगा? अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका क्या करेंगे? सीजेपी को अब क्या खत्म हो जाना चाहिए? टारगेट अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश, लेट्स गो होम। सर मैं यही कह रहा हूँ कि पहली बात तो जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स हैं वो होते हैं नहीं होते, उस पर अभी भी बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी। एनटीए को लेके और जो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं, वे सारे प्रॉब्लम्स दूर होने चाहिए, तो उस पर नजर बनी रहेगी। और आगे क्या होगा तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो यूथ होते हैं दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, सो वी विल लेट यू नो ऑन द गो। अभिजीत दीपके की उम्र बात 29 साल है, 30 साल के भी नहीं है। और ये सवाल मेरा सुरेंद्र राजपूत और प्रियंका कक्कड़ जी से, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और वो ये सीधा सा सवाल है, जो काम प्रियंका जी आप